तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर हाइट एंड दिस इज आवर बेस। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाता है, ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है, इसकी वैल्यू 2 दी हुई है। तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। हम सबको पता है, इजीली हम निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है। इसी तरह सो ऑन, आप आ जाओ रेक्टेंगल के ऊपर। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या इसको पढ़ लो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसको भी इस तरह से पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, जिस तरह से पढ़ना चाहो। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये भी हमें पता है कि हम रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। लेकिन जब हम डेली डेली लाइफ में आ जाते हैं, या कुछ कंडीशंस में हमारे पास अगर कर्व्स आ जाएं, कर्व टाइप के शेप्स आ जाएं, या कुछ इस तरह का शेप आ जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक माउंटेन की, मतलब वैली की एक डायग्राम शो की है आपके सामने, इस तरह का शेप आ जाए कुछ। ये देखो, ये एक यू शेप बना हुआ है, ठीक है। तो एक तरीके का आप इसको कर्व ही समझ लो। तो अगर मैं बोलूँ इसके नीचे का, यहाँ का आपको एरिया मालूम करना है, तो आप किस तरह से मालूम करोगे? का तो कोई जनरल फॉर्मूला ही नहीं होता। तो इस टाइप के केसेस को डील करने के लिए ही हमारे पास कैलकुलस आती है, मतलब इंटीग्रेशन। तो आप ज़रा नोट करो, ये एक बन रहा था हमारे पास कर्व, कर्व बन रहा था ना। तो जो प्रॉपर एक कर्व होता है, तो उसकी इक्वेशन होती है फंक्शन की y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने बनाई हुई है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप देख सकते हो। और इसके इंटरवल्स लिए हैं मैंने 0 से 2 तक। अब मैं बोलूँगा इसका पूरा का पूरा इसका एरिया मालूम करो। किस तरह से मालूम करें? सवाल ये उठता है कि भाई किस तरह से मालूम करें। तो इंटीग्रेशन यूज होती है बेसिकली एरिया अंडर द कर्व्स मालूम करने के लिए। आइडिया यही होता है कि इसको हम बहुत सारे ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं, फिर सबका अलग अलग एरिया निकाल कर उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये हम करते कैसे हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हम उसको ट्रायंगल्स में ब्रेक करके और उसको ऐड किस तरह से करते हैं, फिर जो हमारे पास आंसर आता है वो किस तरह से आता है, मैं आज आपको ये दिखाऊंगा। अब मैंने बोला है आपको कि हम लातादार ट्रायंगल्स में इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। बेशुमार, तकरीबन वो इन्फानाइट ही चले जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको जो यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है, वो मैंने आपको ओनली 10 रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके दिखाई है। तो जितने ज़्यादा रेक्टेंगल्स में आप ब्रेक करोगे, आपका आंसर उतना ज़्यादा ही परफेक्ट आएगा, परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन उतनी ज़्यादा ही आपके पास आएगी, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, ये इक्वल्स आंसर नहीं होता। ये बात आप सबको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं अब। ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। अब उसमें मैंने रेक्टेंगल्स बना दिए, इस तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पे रेक्टेंगल्स बना दिया। हर रेक्टेंगल की जो विद है ना, वो है 0.2। देखो, ये अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो, तो इसकी जो विद है ना, ये है 0.2, इसकी भी विद है 0.2, इसकी भी जो विद है ये 0.2, ये तो फिक्स रहेगी विद, ठीक है। 0.2 को गैप से ली हुई 0.2 इसकी विद है। अब देखो, इसकी जो हाइट है ना, वो बदल रही है। पहले यहाँ पे बदल गई, फिर यहाँ भी बदल गई, फिर यहाँ भी बदल गई, फिर यहाँ पे भी बदल गई, फिर यहाँ पे भी बदल गई। इसकी हाइट बदल रही है। हाइट क्यों बदल रही है? देखो आपको ग्राफ्स आप सबने पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू थी 0.6, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इसके पॉइंट्स बनाना चाहते हो, कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहते हो, तो वो बनेंगे 0.6 कॉमा
अब यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा ग्राफ में, तो ये बेसिकली बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने बनाया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन, तो वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आप निकाल लो, 0.6 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आएगा कुछ 0.36। तो इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बने 0.36, इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के। तो 0.36 हो गई इसकी हाइट, समझ गए? एक तरह से आप कह सकते हो 0.36 हो गई इसकी हाइट। तो अब यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ाते जाओ, आप बोलो इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट की आपको बता देते हैं क्या होगी। इस पॉइंट की अगर मैं बोलूँ विद बताओ, तो अगर इस रेक्टेंगल को आप पिक कर लो, तो इसकी विथ होगी 0.2, और इसकी अगर आप बोलो हाइट, तो वो होगी, हम 1.6 से बना रहे हैं ना, ये 1.6 वाला बना रहे हैं, ठीक है, 1.6 वाला बना रहे हैं। तो इसकी बनेगी, अगर आप देखो तो 1.6 कॉमा एक्स स्क्वायर, वाई ना, वाई एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगी 2.56। ठीक है। खैर ये सब आपको मैं बता रहा था। हम क्या करते हैं, हम इन सब का एरिया निकालते हैं अलग अलग से। इसका अलग से एरिया निकालेंगे, इसका अलग से, इस रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल अलग से एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल अलग से एरिया निकालेंगे, इस रेक्टेंगल अलग से, सबके सब रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकालेंगे। और उन सब एरियाज को आपस में हम कर देंगे सम। ठीक है। और सम करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस पूरे के पूरे कर्व के इस पार्ट का, इसके नीचे का एरिया आपको मिल जाएगा। समझ गए? इस तरह से निकालते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। आपको दिखा देते हैं किस तरह से निकाला हुआ है, देखो। एक्स की वैल्यू थी फर्स्ट हमारे पास 0.2, फिर थी 0.4, फिर थी 0.6, फिर 0.8, फिर इसी तरह 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, इसी तरह चल रही थी। वाई जो हमारा मेन फंक्शन था, अगर उस पर आप निकालो तो 0.04, 0.16, 0.36, 0.641, इस तरह से आप, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग कैसे? 0.2 का स्क्वायर, इस तरह से निकाला, ठीक है। अब एरिया, एरिया निकालने का फॉर्मूला था, आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ पढ़ लो या ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, हमने ये ट्राइंगल एक पिक कर लिया, इसकी विथ बोल दी, इसको आप बी बोल दो, इसको एच बोल दो, तो बी मल्टीप्लाई बाय एच, या विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो भी आपको ठीक लगे। तो आपके पास जो विथ थी ना, ये नीचे वाले पार्ट की, अभी जब हमने आपको दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था, ये फिक्स थी, ये 0.2 थी, तो जाहिर सी बात है ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय वाई होगा। ठीक है। सबके सब 0.2, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। जाहिर सी बात है, अब सब उसकी जो हाइट थी वो ये थी, 0.04 थी पहले की, दूसरे वाले की ये थी, तीसरे वाले की ये थी, चौथे वाले की, इस तरह से ये जोन चलती गई। तो ये सबका एरिया हमने अलग अलग से निकाल लिया, जो कि आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये रहा, ये फर्स्ट एरिया, और फिर सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का एरिया, सब ट्राइंगल्स के एरियाज हमने निकाल लिए। अब सब ट्राइंगल के एरियाज को हम करेंगे सम। तो सम करके जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.08। ठीक है, इसका हमने सम कर दिया। तो हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, एरिया ऑफ दिस पैराबोला, पैराबोला ही बोल दो एक तरह से, ठीक है, क्योंकि एक पैराबोलिक शेप बन रहा था ना ये। तो आप इसको एक बोल सकते हो कि एरिया है, या बस खाली आप एरिया ही लिख दो, एरिया अंडर द कर्व, जो कि हमारे पास आया है अप्रोक्सीमेट 3.08। ये हमने अपने दूसरे मेथड से निकाले हैं, मैंने अभी इंटीग्रेशन वाले मेथड से नहीं निकाला है। मैंने बोला हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था, हम रेक्टेंगल्स को क्या कर देते हैं, इसको बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना देते हैं, और उसमें ब्रेक करके सबके अलग अलग एरियाज निकाल के उन सबको एक तरह से क्या कर देते हैं, फिर सम कर देते हैं। तो हमारा जो आइडिया था वो आइडिया आप सबको समझ आ गया होगा, ये आइडिया है इंटीग्रेशन का।
अब इंटीग्रेशन लगती किस तरह से, वो देखते हैं। तो देखो भाई, ये देखो यहाँ पे मैंने उसी ग्राफ में देखो कितने सारे रेक्टेंगल बना दिए, और ये भी मैंने कम रेक्टेंगल बनाए, ये तकरीबन 50 रेक्टेंगल हैं। ये तकरीबन 50 रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये तकरीबन इतने सारे रेक्टेंगल्स बनते हैं कि जितने सारे रेक्टेंगल्स बनाओगे ना, उतना आपका परफेक्ट अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एक्सीलेंट आएगा, ठीक है। एक्सीलेंट अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हो उसको आप। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल पिक कर लिया, कोई सा भी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। एक रेक्टेंगल पिक कर लिया। अब जो इसकी विद मैं बनाऊंगा ना, विद जो हमने पहले 0.2 बनाई थी, अब वो विद में बना रहा हूँ 0.000000000002। इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे? ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी मैंने 50 बनाए हुए, ये हमें दिख रहे हैं। लेकिन जो मैंने इसकी विद लिखी है, अब 0.0000 जितने भी जीरो उसके आगे 2 लिखा मैंने, ये बहुत बहुत छोटी है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं फिर, इस टाइप की कंडीशन में हम कहते हैं ये बन जाता है विथ डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है किसकी जानिब, जीरो की जानिब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो विद बन गई, वो विद बन गई डी एक्स, क्योंकि वो जा रही है जीरो की जानिब। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हम इतने ज़्यादा इसको रेक्टेंगल में ब्रेक करते हैं, तकरीबन मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, इसको आप इनफाइनाइटली मैनी रेक्टेंगल्स बोल सकते हो। और जितने ज़्यादा बनाओगे, सम करके जो आंसर आएगा, वो इतना ही एक्सीलेंट अप्रोक्सीमेशन का आंसर आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो अब हमारी विद बन गई, वो बन गई डी एक्स, और वो अप्रोच कर रही है, लिमिट्स में पढ़ा था ना, अप्रोचिंग टू जीरो। तो अब जो डी एक्स अप्रोच कर रहा है, वो जीरो की जानिब अप्रोच कर रहा है। और ज़्यादा बनाएंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 0.000002 इस तरह से कुछ। ठीक है। तो ये अप्रोच कर रहा है जीरो की जानिब। अगर मैं आपको एक ग्राफ भी बना के दिखाऊं इसका, तो ये वाला रेक्टेंगल मैंने पिक कर लिया और कह दिया कि ये डी एक्स है। तो इसकी जो हाइट थी, हाइट मुझे अभी नहीं पता, तो वो हो गई एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो बन गई एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैं अभी पैराबोलिक फंक्शन बना रहा हूँ, वो हो गई एक्स स्क्वायर। और ये ज़ीरो से शुरू था, और ये ख़त्म हमने किया था 2 पर। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो भी कह सकते हो। तो ये विड्थ थी, और ये एक तरह से समझ लो लेंथ है। तो वो बनी मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर इज लेंथ और दिस इज आवर विड्थ। बना दिया मैंने इसका एक फॉर्मूला। अब मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल का बनाया है ये। अब ये बहुत सारे रेक्टेंगल का है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे रेक्टेंगल है, इनफाइनिटी मैनी रेक्टेंगल। ठीक है। तो मैंने लिख दिया उसको समेशन के अंदर। ठीक है, इस तरह, इस टाइप के कुछ समेशन के अंदर लिख दिया, और लिख दिया एक्स शुरू हो रहा है जीरो से, और जो के जा रहा है कहाँ तक, 2 तक जा रहा है। जो इसका इंटरवल बन रहा है, जीरो से शुरू हुआ और गया 2 तक। इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं। ठीक है, कर दिया। अब इस टाइप के केस में, जब हमारे पास यहाँ पे डी एक्स अप्रोच कर रहा होता है जीरो की जानिब, लेकिन ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होता, डी एक्स अप्रोच कर रहा होता है जीरो की जानिब, मतलब जीरो की जानिब जा रहा होता है, इतना छोटा होता है ये। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस समेशन सिंबल वी रिप्लेस, इस समेशन सिंबल की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ये इंटीग्रल का सिंबल, और ये बन जाता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, और यही हमारा बना इस एरिया का फॉर्मूला, इस एरिया अंडर द कर्व का। अब इसकी इंटीग्रेशन करना सबको आती होगी, किसी को नहीं आती है तो बता देते हैं किस तरह से करते हैं। देखो, इसका एक बेसिक सा एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है एक्स की पावर एन का
जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल टाइप का लिखा हो जिसमें ऊपर पावर लगी हुई हो, तो आप उसको बनाते हो x n+1 सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे कि देखो, इंटीग्रेशन जो होती है ना, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप एक्स स्क्वायर की कर रहे हो, x² + 3 की कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो x² + 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ये होगी 2x, और ये इस +3 की जगह पे आ गया 0। ठीक है। और ये ख़त्म हो गया 0, तो 2x हो गया। अब आप इसी 2x का लो इंटीग्रल, इंटीग्रल आपको लेना सबको आता है, तो वो वापसी यही बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जो ये +3 है ना, ये +3 नहीं आएगा। ये कांस्टेंट था, हमें नहीं पता, ये +3 आएगा ही नहीं, x² बन जाएगा। तो ये जो +3 है ना, यही यहाँ पे लिखा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था +c। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो डिफरेंशिएशन करके 0 हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता। ठीक है, कि वो हमारे पास जब डिफरेंशिएशन में जो सवाल दिया गया था उसका वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या था। तो हम इसी वजह से लिखते हैं सी। लेकिन जब हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं, इस तरह से लिमिट्स आ जाती हैं, फिर ये बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, और ये बनता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और ये कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो जब डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं, तो हम इसको +c को नहीं लगाते। तो इसका एरिया मालूम करते हैं। x⁴n, x⁴n है 2, तो 2+1, एंड डिवाइड में भी 2+1, इसी तरह से सेम लगाते हैं ब्रैकेट्स। और हमारी अपर लिमिट थी, अपर बाउंड लोअर बाउंड भी बोलते हैं इसको। अपर लिमिट है हमारी 2, और लोअर लिमिट है हमारी 0। इसका आंसर हमारे पास आया x³ / 3। अब लिमिट्स कैसे लगाते हैं, जो अप्लाई कैसे करते हैं? ये x की जगह पे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट लगाते हैं, और मिडिल में माइनस के साइन लगाते हैं, कुछ इस तरह से। x की जगह पे मैंने अपर लिमिट लगा दी, मिडिल में माइनस की साइन लगाई, फिर x की जगह पे मैंने लोअर लिमिट लगाई और माइनस की साइन लगा दी। तो ये पूरी की पूरी टर्म तो 0 बन जाएगी, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा एरिया का 2.67। ये भी एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, लेकिन ये हमारा सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको वो जो इस क्वेश्चन का y = x² वाले इस क्वेश्चन का, जो हम कब से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला हमारा क्वेश्चन था ये। ऐसे ही लिख देते हैं, y = x²। तो जो इसका मैंने आपको पहले इसको ब्रेक कितनों में किया था, 10 रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया था। तो 10 रेक्टेंगल्स में ब्रेक करके जो मैंने स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी एक अप्रोक्सीमेशन होती है, जो हमें पता होता है इस तरह से निकालते हैं, वो करके हमारा जो आंसर आया था एरिया का, वो आया था 3.08। ठीक है। अब देखो कितना करीब आ रहा है, करीब करीब आ रहा है 3.08 एंड 2.67, करीब करीब तो है। लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो ये है। ठीक है। जबकि इक्वल्स टू आंसर ये भी नहीं है, ये भी एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, लेकिन कितना परफेक्ट आ रहा है आप खुद देख सकते हो, 2.67। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, अब आप सबको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं। एक और ग्राफ उठा लेते हैं हम, y = x², वो y = x ओनली। ठीक है, y = x। इसका ग्राफ उठा लेते हैं, तो मैंने उसको इस तरह से कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख दिया। तो y = x का ग्राफ सबको पता है किस तरह से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है।
कुछ इस तरह से। 0 से लेकर मैंने कहा ये हम जा रहे हैं ओनली 4 तक, ठीक है। और ये जो लाइन बनी है y इज इक्वल्स टू एक्स की लाइन बनी। अब मैंने बोला एरिया मालूम करो इस पूरे का, ठीक है, इसके अंदर का इसका एरिया मालूम करो। तो आपको पता है ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इसका आप बड़ी इजी से इजीली कर सकते हो, लेकिन अब हम इसका एरिया मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो पहले हम विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं इसका एरिया। तो ये एक डायग्राम बन रही है हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 to 4। तो अगर ये मैं लास्ट वाला पॉइंट उठाऊंगा तो ये इस टाइम पे x की वैल्यू बन जाएगी 4, ठीक है। और यहाँ पे y की वैल्यू बनी, x की वैल्यू ये रही इस पॉइंट पर, और इसी पॉइंट पे आप अगर y की वैल्यू निकालो तो y इज इक्वल्स टू एक्स है। x की जगह x की वैल्यू भी 4 तो y भी 4 होगा आंसर। तो ये इस पॉइंट का हमारा नाम है 4,4, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,4। तो जाहिर सी बात है एक्स भी 4 एंड वाई भी 4। तो 4,4 का आप एरिया वैसे निकालो, एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आपके पास आएगा 16/2, एंड 16/2 इज 8। इसका एरिया का आंसर आ गया, ये परफेक्ट आंसर है, ये इक्वल्स टू परफेक्ट आंसर है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन कहती है 0 से गया 4 तक एंड x dx, जो हमारा फंक्शन था वो फंक्शन आता है इस तरह से लिखते हैं कुछ, ठीक है। इस तरह से कुछ लिखते हैं। तो पहले फंक्शन लिखा और dx, आपको पता है ये बहुत सारे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक होता है। तो फिर हमारे पास अगर ये बहुत सारे छोटे ट्रायंगल में ब्रेक होगा तो जो ट्रायंगल की जो विद होगी वो बन जाएगी dx। तो ये dx है, तो ये बन गया विद मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ बन गई, ठीक है। ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ। इस पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो तो इसकी इंटीग्रेशन होती है 2, और डिवाइड में भी 2 आ गया, मतलब 1+1, और डिवाइड में भी 1+1। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आया 8। देख लो, इसमें एग्जैक्टली सेम वही आंसर आ रहा है, इंटीग्रेशन भी यूज़ करके एंड बाय यूजिंग फार्मूला भी यूज़ करके, ठीक है। तो देख लो कितना करीब करीब आंसर होता है इसका। अब हमारे पास इंटीग्रेशन की थाउजेंड्स ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन की। फर्स्ट, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल नीडेड, मतलब कि इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं कि उनको कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए किसी भी कर्व टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। मतलब समझ लो ब्रिजेस ब्रिजेस ब्रिज वगैरह के जो कर्व टाइप के ये ब्रिजेस बनते हैं, तो उसमें उनको कितना मटेरियल चाहिए तो वो इंटीग्रेशन के ज़रिए मालूम करते हैं। और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को टू मेजर टोटल इनकम, ठीक है, व्हेन ग्राफ हैज़ अ कर्व ऑफ अर्निंग ओवर टाइम। और फिजिसिस्ट भी यूज़ करते हैं लाइक वेलोसिटी और टाइम के टाइप के ग्राफ्स में, ठीक है। इसकी लातादाद, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 बताई हैं, इसकी लातादाद डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं। अब हम करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम एरिया मालूम करेंगे ऑफ बाउंडेड रीजन का। अभी हमने सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी और ये सीखा कि जो हम एरिया अंडर द कर्व निकालते थे इंटीग्रेशन में वो किस तरह से निकालते थे बेसिकली।